मेरे YouTube चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय महिल्या, जय मां सरस्वती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का सन 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पढ़ते हैं। पेपर का मॉडल है 825, कोष्टक में सी। खंड का बहुविकल्पी प्रश्न। निर्देश: निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पहला है, जूसेपे मेत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। विकल्प नंबर 1 यंग इटली, विकल्प नंबर 2 यंग फ्रांस, विकल्प नंबर 3 यंग प्रसा, विकल्प नंबर 4 यंग जर्मनी। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा यंग इटली। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई थी। विकल्प नंबर 1 1970, विकल्प नंबर 2 1789, विकल्प नंबर 3 1795, विकल्प नंबर 4 1815 में। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सन 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। तीसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक जो यहाँ पास पूछा है, ये सन 2022 के पेट परीक्षा में भी पूछा गया था 16 तारीख दूसरे शिफ्ट की पेपर में, जिसमें हम स्वयं पेपर दिए। पहला विकल्प है सरदार पटेल, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी, चौथा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस। तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। विकल्प नंबर 1 1910, विकल्प नंबर 2 1911, विकल्प नंबर 3 1914, विकल्प नंबर 4 1920। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुए थे या 1918 तक चला था। पांचवा प्रश्न है, समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। अगर समवर्ती सूची वह सूची होती जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन नियम सेम होने पर, एक होने पर केंद्र सरकार का नियम मान होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन कुछ दिन पहले इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया। दूसरा है वन, तीसरा है उत्तराधिकार, चौथा है विदेशी मामले। तो जो विदेशी मामले हैं या समवर्ती सूची का विषय नहीं है, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। यह केंद्र सूची का या संघीय सूची का विषय है। छठवां प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। यह प्रश्न भी 16 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था पेट का, उसमें यह प्रश्न भी पूछा गया था। तो का एक विकल्प नंबर 1 हिंदी, विकल्प नंबर 2 उर्दू, विकल्प नंबर 3 संस्कृत, विकल्प नंबर 4 अंग्रेजी। तो जो राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है भारत की। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रेटन वुड्स क्वियन या कोष्टक में ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान
विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक को कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक को जुड़वा संतानें या जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इनकी स्थापना सन 1944 ईस्वी में की गई थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दौरान। इनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है? स्वतंत्र मतलब आजाद होना। तो स्वतंत्र वह चुनाव होता है जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। निष्पक्ष मतलब बिना किसी पक्ष के। फिर आता है फिर 9वां नंबर प्रश्न, लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो लोकतंत्र में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। बड़े बड़े नेता अपने ज्यादातर जाति पक्ष का सहारा लेते हैं। अगर यह सब खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के इन्हीं 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो भारत में ये प्रश्न लिख लीजिए उत्तर। भारत में महामंदी सन 1929 ईस्वी में शुरू हुए थी जो 1939 तक चले थे। महामंदी के कारण अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की गिरावटें आई थी। इसके अंतर्गत विकास के क्षेत्र में गिरावट, शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट, व्यापार के क्षेत्र में गिरावट। फिर अगला प्रश्न जो पूछ लिया गया है, यहाँ जो अति लघुत्तरी का प्रश्न पूछा था वही सेम है। ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स एक प्रकार की संस्था है जिसके अंतर्गत, इसको भी लिखना चाहो लिख लो, ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सन 1944 ईस्वी में की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार व वैध सरकार का गठन करता है? बार बार पूछा जा रहा है लोकतंत्र के बारे में, आप लोग जान चुके हैं। लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव करते हैं। वयस्क व्यक्ति जिसकी 18 साल उम्र पूरी हो जाती है वह उसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
वैध सरकार, वैध मतों से, और जो सरकार का गठन होता है वैध मतों के अनुसार ही होता है। अगर किसी गांव में 500 मत देने वाले लोग हैं तो अगर उसमें से केवल 400 लोग मत देने जाते हैं लेकिन 400 में से 39 मत अवैध हो गए तो जो उसमें गिनती गणना होगी 361 मतों पर हार जीत का फैसला किया जाएगा। इनमें मान लीजिए अगर 2 प्रत्याशी हैं तो अगर एक को 200 वोट मिले और दूसरे को फिर या तो मिलेंगे 161 वोट, तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जीत घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र अथवा में, सेम वही है। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, या अथवा भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन वाला कर लो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी में की गई थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने कुछ सोच विचार करके भारत को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया, जिसके चलते अपना भारत देश 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को आजाद घोषित कर दिया गया। उसी दिन से भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर आता संघवाद का क्या अर्थ है, दीर्घ उत्तरी में है। तो संघवाद सरकार का एक प्रणाली है, सरकार की एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार या किसी क्षेत्रीय सरकार का विभाजन या बंटवारा किया जाता है। जैसे केंद्र में जो सरकारें होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब केंद्र के अंतर्गत आते हैं। प्रदेश में आ जाइए, प्रदेश में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और ऐसे अन्य मंत्रियां, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब क्षेत्र में जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत या प्रधान या क्षेत्र पंचायत, जिसको गांव में बोलते हैं बीडीसी, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है। इसी में सबका विभाजन किया जाता है। फिर अगला अथवा में है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किन्हीं 3 प्रावधानों का लिखिए। फिर आता है इसमें मानचित्र संबंधित प्रश्न। आप लोग बार बार देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग से लगभग पूछा ही जा रहा है। ठीक, हमारे खुशी जी बताएंगे कि जलियांवाला बाग कहाँ किस राज्य में स्थित है? अमृतसर पंजाब में। तो मैप में यहाँ पास है अमृतसर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में जो जलियांवाले बाग में हुआ था, अमृतसर में लगा देंगे यहाँ। फिर अगला प्रश्न है दिसंबर और सितंबर 2 अधिवेशन हुआ है 1920 में। कल भी पूछा गया था दिसंबर वाला, आज भी दिसंबर वाला है। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दिसंबर 1920 का अधिवेशन जो हुआ था
नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। और सितंबर में जो 1920 में अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चलाया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा 3 सत्याग्रह चलाए गए थे। पहला था चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद, तीसरा था खेड़ा। तो यहाँ पर सूती मिल के श्रमिकों ने अहमदाबाद में चलाया था आंदोलन। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में ना, यहाँ लगा देंगे। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सन 1927 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। ये सन 2022 के लगभग 3 सेट में पूछा जा चुका है। 1927 वाला तो कांग्रेस का सन 1927 ईस्वी का अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में। मद्रास का वर्तमान नाम है चेन्नई। ये साइड में है चेन्नई। चेन्नई यहाँ है, वहाँ यहाँ है चेन्नई, तमिलनाडु में ना। फिर अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च सन 1930 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद जिले के साबरमती आश्रम से की गए थे। ये साबरमती है यहाँ बीच में। फिर आता है खंड खा, बहु विकल्प प्रश्न। विकल्पी प्रश्न, निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? विकल्प नंबर 1 मैग्नीज, विकल्प नंबर 2 आभ्रक, विकल्प नंबर 3 लौह अयस्क, विकल्प नंबर 4 तांबा। तो हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, लौह अयस्क। लौह के 4 अयस्क होते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत मतलब पुराने जमानों से जो लगातार चला आ रहा है और चलते चला जाएगा। पहला विकल्प है सौर ऊर्जा, दूसरा विकल्प है कोयला, तीसरा विकल्प है पवन ऊर्जा, चौथा विकल्प है ज्वारी ऊर्जा। तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। फिर आता है 17 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ये पिछले सेट में भी पूछा था। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार विकल्प नंबर 1 सन 1986, विकल्प नंबर 2 1995, विकल्प नंबर 3 2001, विकल्प नंबर 4 2004। तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को की गए थे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मतलब राष्ट्रीय की मान्यता कब दी गई? तो पहला विकल्प है 1950, दूसरा विकल्प है 1953, तीसरा विकल्प है 1960, चौथा विकल्प है 1998। तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, 1953 में। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है आभ्रक, दूसरा विकल्प है मैग्नीज, तीसरा विकल्प है तांबा, चौथा विकल्प है बॉक्साइट। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, मैग्नीज। फिर 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? भारत मतलब दूसरे देश से कौन सी चीज खरीदता है या लाता है? विकल्प नंबर 1 चाय, विकल्प नंबर 2 खाद्यान्न, विकल्प नंबर 3 जूट का सामान, विकल्प नंबर
4 कच्चा पेट्रोलियम। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम जो भारत दूसरे देशों से आयात करता है। आता है फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सीमांत सड़कें क्या हैं, इनका निर्माण किसके अधीन है? सीमा रेखी जैसे जो बॉर्डर के पास पड़ती ना, तो सीमांत सड़कें वे होती हैं, इन सड़कों का निर्माण सीमावर्ती भागों में किया जाता है। यह विकास मंत्रालय के अधीन है। फिर अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण में अनेक प्रकार के बाजारों, उत्पादों, औद्योगिकरण का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता कहते किसे हैं? जो व्यक्ति किसी भी वस्तु का प्रयोग करता है उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। फिर पूछा है, इसके अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो इसके अनेक प्रकार के, जैसे कोई वस्तु, मान लीजिए आप किताब लिए हैं, तो आपको किताब की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, देखभाल भी करनी पड़ेगी ना, उसको उसके पास, आपके पास किताब को रखने का भी अधिकार है, और इसमें इसके अनुसार उस किताब को चयन भी करना पड़ेगा ना, तो चयन करने का भी अधिकार है। अगला प्रश्न है, भूक्षरण रोकने के 3 उपाय सुझाइए। क्षरण मतलब कटना, नष्ट होना। भू मतलब पृथ्वी के नष्ट होने के 3 उपाय निम्न हैं। पहला है, अधिक से अधिक वृक्ष रोपण कराएं। दूसरा है, प्रदूषण को भी रोकने से बचाएं, क्योंकि प्रदूषण से भी मिट्टी नष्ट होती है। जैसे कचरा जो फेंक देते हैं उसमें मिट्टी में जब मिल जाती है तो वहां पर भी प्रदूषण हो जाता है। और इसमें अनेक प्रकार, जैसे ढालदार इसमें या मेड़ बना करके मिट्टी का भी रोकना पड़ता है या रुकाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, अथवा में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसे हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। तो संसाधन को रोकने या उसको बचाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसको बचा कर रखेंगे तो आगे हमको काम देगा। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। अब राष्ट्रीय आय वृद्धि है तो सरकार को अनेक, जैसे भारत सरकार को सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र से आय की प्राप्ति होते है। सेवा क्षेत्र में जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, ये सभी परिवहन जो है सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। शिशु मृत्यु दर रोकने के 3 उपाय सुझाइए। अब जो शिशुओं जो मरते हैं ना, उनको कैसे रोका जाए? तो शिशुओं की समय से देखभाल करनी चाहिए। शिशुओं को समय से भोजन, पानी, दूध आदि का सेवन भी कराना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो भारत में भूमि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। भूमि में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भूमि पर ही अनेक प्रकार के उद्योग धंधे किए जाते हैं। भूमि पर सड़कें बनाई जाती हैं। सड़कें आसमान से तो नहीं बनती, हम आसमान में तो नहीं बनते,
भूमि पर ही बनती है ना, तो इस तरह बहुत ही बड़ा इसको बना सकते हो, लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, अथवा में चावल के उत्पादन है तो उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए एवं भारत में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। तो चावल की खेती जून जुलाई में धान लगाया जाता है, इसको अक्टूबर और नवंबर माह में काटा जाता है। चावल को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। चावल की खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में सबसे ज्यादा की जाती है। फिर प्रश्न है 27 नंबर, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के कच्चे मालों का उत्पादन किया जाता है और द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चे माल उत्पादित होते हैं उन्हीं का रूपांतरण या परिवर्तन करके द्वितीयक क्षेत्र से उत्पादन किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अथवा में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या की विवेचना कीजिए। असंगठित क्षेत्र के इसके पहले सेट में बताया जा चुका है। आइए अब मानचित्र में फिर आते हैं। इस प्रश्न को आप लोगों को सब लोग को बताना पड़ेगा। राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर ना। राजस्थान में ये जयपुर यहाँ है, राजस्थानी जयपुर राजस्थान। फिर अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा। चाय की सबसे उत्पादन कहाँ किया जाता है? असम में। ये मुबाए हुआ है ना असम, मगरमच्छ की तरह। देखो, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। परमाणु ऊर्जा केंद्र एक बताए थे, पहला सेट में भी पूछा था परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में। तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर परमाणु संयंत्र। फिर ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित ताप्ती सूरत तपता है। तो सूरत कहाँ तपता है? गुजरात में ना। तो ताप्ती नदी जो है गुजरात में बहती है। फिर आगे है हीराकुंड बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आधे नंबर का जब नाम लिखोगे तो उसमें आधा नंबर मिलेगा और सही लिख दोगे मैप में उसका मिल जाएगा आधा नंबर। तो हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? महानदी पर बनाया गया है। महानदी जो है उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर बनाया गया है। इसी के साथ सन 2022 का 6वां सेट का अंत होता है। धन्यवाद। थैंक यू।